अरे बाप रे! ठंड आने वाली है और एग्ज़ाम भी। सिर्फ 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम से पहले। यार मैंने तो पूरे सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ूँ 15 दिन पहले इतना सारा सिलेबस। काश लास्ट टाइम पे कोई स्ट्रैटेजी बता देता और 15 दिन पहले पढ़ के मैं अच्छे नंबर से पास हो जाती। अगर आप भी यही सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपना सिलेबस कवर करूँ सिर्फ 15 दिन पहले, तो बने रहो मेरे इस वीडियो पर अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि मैंने अपना जो यूजी है वो डीयू के नॉर्थ कैंपस से किया है और अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आज मैं आपको अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। जब भी मेरे एग्जाम को बचे होते हैं सिर्फ चंद दिन, जैसे कि 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, तो सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि सबसे पहले मैं देखती हूँ अपना सिलेबस। सिलेबस के साथ मैं अपने पास इकट्ठा कर लेती हूँ पीवाईक्यू। फिर मैं दूसरी चीज़, हमारे फ़ोन में ही, ग्रुप में ही सिलेबस हमेशा सेमेस्टर चालू होते ही जो सिलेबस है वो हमारे ग्रुप में भेज दिया जाता है। तो सिलेबस को मैं हमेशा सेव करके रखती हूँ। सबसे पहले आप पीवाईक्यू इकट्ठा कर लो, अपना सिलेबस देख लो और सिलेबस और पीवाईक्यू देखने के बाद आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आ जाएगी कि कौन से जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि अब आपको क्या करना है कि अगर आपने अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई भी बुक्स है वो खरीद ली है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, या आपने खरीद ली हो या आपने लाइब्रेरी से इशू करा ली तो बहुत बढ़िया। वरना अगर आपने लाइब्रेरी से इशू नहीं करवाई है तो प्लीज़ 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 आप सबसे पहले ना अपनी बुक कलेक्ट कर लो सिलेबस को देखते हुए कि ये जो बुक्स है मुझे पढ़नी है, मुझे चाहिए, या इससे मुझे नोट्स बनाने हैं। आप बुक इशू करा के उसे अंडरलाइन कर सकते हो ताकि एग्जाम टाइम में आप वो अंडरलाइन किए हुए चीज़ों को पढ़ सको। तो सेकेंड स्टेप तो ये है कि आप सबसे पहले आपके पास जो भी आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए वो कलेक्ट करो, चाहे वो आप एज अ फोटो कॉपी रखो या बुक फॉर्म में रखो, या जिस भी तरीके से आपके पास मटेरियल है उसको कलेक्ट करो। इनफैक्ट गूगल से भी आपको अगर कोई मटेरियल से पढ़ना है या गूगल से कोई पीडीएफ मिल गया या किसी ग्रुप से कोई स्टडी मटेरियल मिल गया तो आपको वो मटेरियल भी अपने पास सेव करके और इकट्ठा करके रखना है। इकट्ठा यानी कि आप उसको फ़ोन में ही कहीं सेव करके रख लो ताकि जब आपका पढ़ने का मौका आए तो ये ना हो कि आप मटेरियल ही ढूंढते फिर रहे हो। ठीक है, तो सेकंड स्टेप ये हो गया कि आपने सारे अपने मटेरियल्स जो हैं वो कलेक्ट करके रख ली। अब आपको ये समझ आ गया होगा पीवाईक्यू देखने के बाद कि क्या सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक हैं आप जो छोड़ सकते हो और कौन से टॉपिक है जिन्हें कर कर भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाया जा सकता है। तो तो ये 2 स्टेप के बाद आपको ये समझ आ गया हो कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे एक यूनिट में 3 टॉपिक है, एटलीस्ट दो टॉपिक आप कर ही लो। ऐसे अगर 4 टॉपिक है तो एटलीस्ट 3 टॉपिक आप करके जाओ। ठीक है, इससे ये होगा ना कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपको उसमें से एक क्वेश्चन आता ही होगा। जो चॉइस में आता है ना कि इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करे, एक अटेम्प्ट करना हो तो उसमें से एक आपको आता ही होगा। और अगर आप कम पढ़ के जाओगे, जैसे मान लो कि आपके एक यूनिट में 4 या 3 क्वेश्चन है, 3 है, आपने अगर एक पढ़ा तो वो रिस्क हो जाएगा ना कि वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। अगर 2 कर लोगे 3 टॉपिक में से तो ये रिस्क से आप बच सकते हो। अब आती है बारी पढ़ने की। तो जब भी आप पढ़ो ना आप इस हिसाब से पढ़ना कि आपको किस हिसाब से ना आपने आंसर शीट में अपने आंसर्स लिखने हैं। अब देखो एग्जाम टाइम पे ना लास्ट मोमेंट पे सब नहीं पढ़ा जा सकता, तो आप पहले तो ये सोच लो कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है उसमें है थ्योरी। अब किसी भी टॉपिक में अगर थ्योरी है ना, थ्योरी कहानी, तो मैं उनको समझ लेती हूँ कि थ्योरी क्या है, कहानी क्या है। अब हर थ्योरी कहानी हर किसी में कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो मैं क्या करूँगी उन फैक्ट्स को याद कर लूँगी, कहानियों को समझ लूँगी और फिर उन्हीं को बार बार जो है रिवाइज करती रहूँगी अपने ही वर्ड्स में। ठीक है, अपने ही वर्ड्स में मैं उनको कन्वर्ट करके उनको मैं याद करके उनको रिवाइज कर लेती हूँ। अब मुझे ये होता है यार कि मैंने याद तो कर लिया पर मैंने ये पढ़ा है, मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर मैं नहीं लिख रही हूँ। अगर लिख भी रही हूँ तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। ठीक है, मैंने बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लेती हूँ या मैं अपने बुक में ही लिख लेती हूँ या मैं बुक में ही अंडरलाइन कर लेती हूँ। मैं लिखने से बचती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैं लिखने में टाइम बर्बाद करूँगी तो मेरे को ये होता है कि मैं लिखने से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ याद करना, समझना, ताकि मैं वहाँ लिख सकूँ। लिखने का भी मन नहीं करता कभी कभी। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो, जैसे मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ और मैं जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उस टॉपिक को उस टॉपिक के नाम से ही फ़ोन में सेव कर लेती हूँ। और जैसे एग्ज़ाम टाइम में मेरा रिवीजन का टाइम आता है या एग्ज़ाम का टाइम है, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, मेरा रिवाइज का टाइम आया, मैं सारी रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ और मुझे एकदम फटाक से याद आ जाता है कि मैंने क्या क्या याद किया था। तो इस तरह से ये मैं जो है अपनी जो मेरी लर्निंग स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस तरीके से रहती है।
लास्ट और फोर्थ स्टेप जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम टाइम में पेपर में लिख के आना विद टाइम मैनेजमेंट। तो अब आते हैं मेन टॉपिक कि मैं अपनी आंसर राइटिंग कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले आपको डालना है भूमिका। इंग्लिश मीडियम वाले इंट्रो डाल सकते हो और हिंदी मीडियम वाले भूमिका। तो सबसे पहले एक मैं फॉर्मेट बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि किस में आप क्या क्या लिख सकते हो। पहले आपने भूमिका डाल दी, उसके बाद आप जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको लिखोगे पैराग्राफ्स में, ठीक है। पैराग्राफ वाइज आप धीरे धीरे उसको लिखोगे, छोटे छोटे पैराग्राफ या थोड़े से मीडियम साइज के पैराग्राफ में आपको पूरा आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। हिंदी में निष्कर्ष, हिंदी मीडियम वालों के लिए निष्कर्ष और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंक्लूजन, ठीक है। तो निष्कर्ष और कंक्लूजन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस में क्या लिखना है। जब आप भूमिका लिख रहे हो तो आपका जो भी टॉपिक है आपको स्टार्टिंग में, जैसे मान लो मेरा जैसे स्टोरी का पेपर होता है, जिसे हिंदी में कहानी कहते हैं, तो हमारा इंग्लिश लिटरेचर भी होता है। तो इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है कि स्टोरी का पेपर होता होगा, हमारा हिंदी में कहानी का पेपर होता है। तो कहानी के पेपर में जैसे मान लीजिए प्रेमचंद की कोई कहानी दे दी, जैसे बोल देते हैं कि कहानी पर आप ये कहानी, इस पर आप समीक्षा कीजिए, प्रासंगिकता बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिकली मुझे पता है वो कहानी का राइटर कौन है, ठीक है। स्टार्टिंग का जो भूमिका पैराग्राफ है वहां तो मैं इंट्रो लिख दूंगी, मतलब कि प्रेमचंद की कहानी ये टाइम पीरियड है, ऐसा है और किसी विद्वान ने ये कहा है। उसके बाद मैं आऊंगी मुद्दे पर, ठीक है। और आपको इंट्रो और भूमिका वाला पैराग्राफ छोटा ही रखना है, बड़ा उसको खींचना नहीं, 3 से 4 लाइन में निपट जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन और अगर आपको कुछ लिखना भी है ना तो उसके बाद जो पैराग्राफ बनेगा उसमें लिख दो, ठीक है। जैसे मैं अगर मेरा इंट्रो में ही बन रहा होगा कि कोई कोट मेरा डालना, तो मैं वहाँ डाल दूंगी। अगर मेरा कोट वहाँ नहीं आ रहा मैं नीचे डालूंगी। उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊंगी कि कहानी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अगर देखो मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बता दे रही हूँ, आप इसको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि मैं सबके सब्जेक्ट के हिसाब से तो नहीं बता सकती, पर मैं इतना जानती हूँ कि आपको अपने सब्जेक्ट का कुछ मतलब का यहाँ से निकल ही आएगा, आपको मिल ही जाएगा। तो मेरा उसके बाद स्टेप ये होता है कि मैं अब जैसे कहानी जो है, कहानी के बहुत आयाम होते हैं, तो मैं उसको उस हिसाब से लिखूंगी। जैसे कहानी में मैं जिस भी हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे, कहानी मैंने पढ़ रखी है तो मुझे पता है उसको किस हिसाब से लिखूंगी। मैं वही जो मैंने पढ़ा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की जो मांग होगी उस हिसाब से थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी कि जब मैं लिख रही होंगी ना आंसर, तो मैं उसमें उसके जैसे कहानी में जो भी कैरेक्टर होंगे उनके नाम ब्लैक पेन से लिखूंगी, ताकि वो हाईलाइट हो जाए। क्योंकि टीचर एग्जाम टाइम पर बहुत सारी शीटें चेक कर रहा होता है, तो वो स्कैन करता है, वो कभी भी आपका लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेगा। तो टीचर जो है वो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे विद्वानों के मत या फिर कोई कोट या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, उसे मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ, ताकि टीचर को वो मेरी शीट खोलते ही दिख जाए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जो भी कैरेक्टर के नाम है या जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो भी कहानी की इम्पॉर्टेंट लाइन है, यानी कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं कहानी लिख रही हूँ तो मैं कहानी के जो इम्पॉर्टेंट जैसे किसी कैरेक्टर ने कोई लाइन बोली, मैं वो लाइन भी डाल देती हूँ और मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ, और वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं उसको डाल देती हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आप, ठीक है, फिर मैं पूरे कहानी पर मैं जो भी उसका जो भी है कहानी पर पूरी ढंग से बात करती हूँ कि उस टाइम का टाइम पीरियड कैसा था, या ये कहानी क्या बताना चाहती है, या अपनी लैंग्वेज में लिखते हुए भी मैं अच्छे वर्ड यूज़ करती हूँ, ठीक है। किताब मतलब जो जैसे मान लीजिए बहुत टफ बुक्स में कभी कभी लैंग्वेज होती है, तो मैं उसकी जगह पर हिंदी का ही दूसरा और इजी वर्ड यूज़ करती हूँ जो मैं कंफर्टेबल हूँ जिसके साथ। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं आंसर लिख रही हूँ तो उस क्वेश्चन हर एक पेज पर मैं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लाइन या इंपॉर्टेंट कुछ लिख सकूँ। तो उसमें कोशिश ये होती है मेरी कि जैसे मान लीजिए कि मेरा पोएम का पेपर है, तो मैं कविता की जो पंक्तियाँ होती हैं वो डाल देती हूँ। अगर मेरा कोई भी पेपर है जैसे जो फैक्ट बेस है, तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि 8-10 फैक्ट है तो कम से कम मैं 2-3 फैक्ट डाल सकूँ, ठीक है। और कविता और बाकी जो जैसे कि पोएम, नॉवल इन सब का जो भी मेरा पेपर होता है, नाटक का पेपर होता है, इसमें मैं किसी भी कैरेक्टर की कोई लाइन्स अगर डाल सकूँ क्या, मैं याद ही ऐसे करती हूँ ताकि मैं एग्जाम में जाके लिख सकूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं लाइन्स भूल जाती हूँ, तो जितना याद होता है ना मैं उतना लिख के आती हूँ, ठीक है। और मैंने देखा है कि यार इनके नंबर्स मिलते हैं, क्योंकि मैं पहले नहीं डालती थी, जब से मैंने डालने लगे मेरी
सच में मैंने ये चीज़ अपने रिजल्ट में देखा है कि मेरे नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। ये सारी ना कुछ चीज़ें याद कर लो, उनको लिखो और ब्लैक पेन से लिख के आओ, उसको अंडरलाइन करके आओ, ठीक है। लास्ट में जब मेरा अच्छे से मैं अपनी सारी बातें कह देती हूँ, क्योंकि मैं पहले से सोच के आती हूँ मुझे लिखना है ऐसा, तो मुझे सोचने में हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना होता, मैं बस फ्लो में लिख रही होती हूँ। लास्ट में लिखना होता है निष्कर्ष। मैं कभी क्या करती हूँ कि कभी पूरे ही आंसर में से कुछ मुझे समझ आया या मैं कुछ समझती हूँ या मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं वो कंक्लूजन में डाल देती हूँ, या कुछ बात होती है जो मैं पूरे आंसर में नहीं कही, मैं वो डाल देती हूँ कंक्लूजन में। मतलब वो निष्कर्ष एंड लगना चाहिए आपके आंसर का, समझ रहे हो। आप उस निष्कर्ष को एक छोटे पैरा में भी निपटा सकते हो, 3 से 4 लाइन में भी निपटा सकते हो। मैं कभी कभी 2.5 लाइन ही लिख के आती हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं हो पाता है कि बहुत ब्रीफ लिख पाए। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैंने फॉलो की है, वो है कि अगर आप अपने एग्जाम में, अब फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें फ्लो चार्ट बनता है नहीं बनता, मैथ में नहीं बनता होगा मे बी, बट बाकी मैं सब्जेक्ट में जितना लगभग मेरे को लगता है ज़्यादातर सब्जेक्ट में आप अपने एग्जाम थ्योरी वाले आंसर्स में आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्शन के साथ आपको डायग्राम बनाना है, अगर एक डायग्राम बना सको या जो भी आप उसमें ऐड कर सको कर लेना। और मैं तो फ्लो चार्ट भी बना देती हूँ, कभी मेरे को टाइम मिले तो एक रफली एक डायग्राम बना देती हूँ, और एटलीस्ट मुझे ये सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरा पेपर मैं अपने तरफ से ठीक करके आई हूँ जब मैं इस तरीके से अपना एग्जाम लिखती हूँ। प्लस मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जो चीज़ें मैंने डाली है ना वो मेरे अगल बगल या मेरे क्लास में बहुत कम बच्चे ही वो चीज़ें डाल रहे हैं। जैसे हाईलाइट वगैरह तो बच्चे कर देते थे, लेकिन बहुत बच्चे जैसे फ्लोचार्ट और डायग्राम नहीं बनाते थे, तो आप इस चीज़ को ऐड चाहे तो कर सकते हो। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कोट वगैरह अगर आप ऐड करो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कोट वगैरह इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको अपने आंसर्स में डालना और डालना ही चाहिए। और मैंने देखा है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उसमें कोट होते ही हैं, तो आप डालो। और आई होप मेरा ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल पर, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहना मेरे चैनल पर।